हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज से हम लोग जो है यूपीएससी मेंस 2024 को टारगेट करते हुए आंसर राइटिंग का क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से टॉपर जो है दोस्तों अपना आंसर लिखते हैं, ठीक है, और अब किस तरह से अभी जीरो से आप हीरो तक बनेंगे। मतलब अभी मैं मानता हूँ कि जो बच्चे भले आंसर राइटिंग शुरू नहीं भी किए हैं, लेकिन साल दर साल जब हम लोग अच्छे से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, अभी हमारे पास एक साल है जब यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होगा सितंबर के आसपास। ठीक है, तो मोटा मोटी एक साल में जब पूरा आप अपने को पिरोएंगे, मेहनत करेंगे पूरा अच्छे से लगन के साथ, तो आप अच्छा आंसर किस तरह से लिख पाएंगे ये मैं आपको एक साल तक पूरे अच्छे से गाइड करूंगा। जिसमें मैं आज तो आप इंट्रोडक्टरी क्लास होगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, और आज 1 या 2 क्वेश्चन भी लेंगे और डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा और बताया जाएगा किस तरह से आप आंसर लिखेंगे और क्या क्या गलतियाँ आप जो है नहीं करेंगे। ये मेन जो मेरा पर्पस है बताना। ठीक है, तो आज लेक्चर 1 है। लेक्चर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जैसे मैं आपको करवाता हूँ बाकी का चीज़। ठीक है, आप देखते हो दोस्तों जीरो आई का चैनल, ये मेरे इंटरव्यू के समय का जो है पिक्चर है। ठीक है, तो आपको निराशा भी नहीं होना है, भले अभी आपका लेवल कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर साल भर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे और आसानी से जो है जीएस में जो आपका 1000 नंबर का पेपर होता है, जीएस 1 2 3 4, आसानी से आप 400 450 नंबर आसानी से ला सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको पूरा साल भर कंसिस्टेंट रहना है और जो भी मेरे द्वारा बताई गई चीज़ है उसको आप अच्छे से ध्यान लगा के सुनना है और उस पर अमल करना और उसका प्रैक्टिस दोस्तों करना है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे करके जो है आप आसानी से अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों इस लेक्चर को। मेरा नाम राहुल बनवाला है, मैं यूपी सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं बताऊँगा आज आपको कि एक अच्छा आंसर और एक बेकार आंसर में क्या डिफरेंस है और क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करना है और किस तरह से आप अपने आंसर को बढ़िया कर सकते हैं, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं जीरो आई का पे आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो आंसर राइटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा दोस्तों कि अच्छा आंसर और बेकार आंसर में क्या डिफरेंस है ना। तभी आप जो है, अगर आपको पता है खाना है सेव, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अच्छा सेव इसको कहते हैं, ख़राब सेव ये होता है, जो पिलपिला होगा उसको हम नहीं खरीदेंगे, अगर कीड़ा लगा है तो उसको नहीं खरीदेंगे, और जो सेव जो है बढ़िया देखने में लग रहा है, ठीक है, थोड़ा प्राइस उसका अधिक अगर है, ठीक है, और फिर अगर उसमें पिलपिला नहीं है, थोड़ा टाइट है, तो वो अच्छा होगा। तो आप अच्छा सेव खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। बोला जाता है एन एप्पल अगर आप खाते हैं डेली तो आप जो है हेल्दी रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह अगर आप आंसर राइटिंग अच्छा से करेंगे, अच्छा आंसर लिखेंगे, तो आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा आएगा मेंस में और आसानी से आप जो है यूपीएससी में सिलेक्शन पा सकते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मेंस का टॉपिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अच्छा आंसर क्या होता है। ठीक है, गुड आंसर किसको बोलते हैं ये देखेंगे, और एक तरफ हम देखेंगे कि बैड आंसर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि अच्छा आंसर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा आंसर वो होगा दोस्तों जो डायरेक्टली क्वेश्चन का जो डिमांड होता है, क्वेश्चन का जो मांग होता है उसको फुलफ़िल करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हिट करेगा। हिट मतलब डायरेक्टली बताएगा कि क्वेश्चन का डिमांड ये है, उसके अनुसार उसका आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्टली हिट द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा है उसको वो अच्छे से बताता है, वो होता है अच्छा आंसर। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया है कि भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से किस तरह डिफरेंट है, भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से किस तरह डिफरेंस है, तो आप लिखने लगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है, आर्टिकल ये है वो है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, और सब में भाईचारा है, फिर यहाँ पे देखा गया ये वो, तो ये हो गया डायरेक्ट आप हिट नहीं कर रहे हैं। आपको डिफरेंस क्वेश्चन पूछा है, ये भारत का जो इंडियन सेक्युलरिज्म है और जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपसे पूछा है। आपको भारत का सेक्युलरिज्म का बढ़ाई जो है नहीं बताना है। ठीक है, तो अच्छा आंसर वो होता है जो डायरेक्टली हिट करे क्वेश्चन के डिमांड को। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो अच्छा आंसर होगा उसमें रहेगा क्लैरिटी। क्लैरिटी, वो जो भी आप बोलेगा वो अच्छा आंसर में वो क्लियर कट बताएगा कि ये वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो क्लैरिटी होना चाहिए। उसके बाद रेलिवेंस होना चाहिए। रेलिवेंस का मतलब जो ज़रूरी है वही लिखो, जो ज़रूरी है, जो रेलिवेंट है, ठीक है, जो सार्थक है उसको आपको लिखना है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, संदर्भ क्या है, क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ये नहीं कि आप जो भी पूछिए जो जानते हैं वो लिखिए, उससे नंबर नहीं मिलेगा।
ठीक है। ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम या फिर जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है कि भर दिए पेपर बीता से नाप के और फिर आपको आंसर दे देगा, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है उसका जो है अच्छे से ध्यान रख के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, मैं सब चीज़ अच्छे से बताऊँगा धीरे धीरे करके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में डेप्थ होना चाहिए, जो आप भी आंसर लिखेंगे वो सारगर्भित होना चाहिए, ठीक है, सारगर्भित। ये नहीं कि आप सुपरफिशियल लेवल पे मोटा मोटी ऊपर ऊपर हल्का हल्का लिख दें, नहीं, वो उसमें डेप्थ होना चाहिए। और डेप्थ कैसे आता है, जब अलग अलग आप डायमेंशन देंगे, डायमेंशन जब अलग अलग आप दृष्टिकोण लगाएंगे, अगर अलग अलग दृष्टिकोण लिखेंगे, अलग अलग आयाम जब देंगे आंसर में, जैसे आपसे पूछा है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के टॉपिक पे पूछा कि रिजर्वेशन अभी का जो रिजर्वेशन है भारत में, आरक्षण है, उसको हमें दोबारा से देखने का ज़रूरत है ताकि जो भी गलतियाँ हैं उसको हम लोग दूर कर सकें। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको रिजर्वेशन का पूरा डायमेंशन देना है कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों इंडिया में रिजर्वेशन ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं, पूरा मोटा मोटी एकदम पूरा डायमेंशन देखिए। ये नहीं कि आप एक ही सोशल एंगल उसको दे के पूरा भर दिए, नहीं, ठीक है। तो अलग अलग डायमेंशन देना है, अलग अलग दृष्टिकोण देना, ये सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। डेप्थ का मतलब ये भी होता है कि आप जो भी बोलें उसको फैक्ट एंड फिगर से बोलें, ठीक है। जो भी बोलें उसको डेटा के साथ बोलें, ठीक है, डाटा के साथ उसको सब्सटेंशिएट करें। जैसे मैं मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट में, तो मैं मान लो लिख दिया कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये लिख दिया। लेकिन दूसरा स्टूडेंट अगर लिख दिया, मान लीजिए पिछले 25 ईयर में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% है, तो आप किसको ज़्यादा नंबर देंगे, इसको देंगे या इसको देंगे? ऑब्वियसली इसको देंगे। क्यों? क्योंकि इसने जो भी बोला है उसको फैक्ट एंड फिगर से सब्सटेंशिएट किया है। तो डेप्थ का मतलब ये होता है कि अलग अलग डायमेंशन तो आप देंगे ही, साथ ही साथ फैक्ट एंड फिगर से उसको सब्सटेंशिएट करेंगे। इसके लिए आप डेटा का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग रिपोर्ट जो होती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट हो, ठीक है, या भारत सरकार का रिपोर्ट हो, NSO का रिपोर्ट हो, ठीक है, फिर या तो पोल्यूशन से रिलेटेड कोई बॉडी हो, जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कोई रिपोर्ट हो, या IPCC का रिपोर्ट हो, तो ये सारा आप कोट कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप रिपोर्ट सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रिपोर्ट और क्या क्या फैक्ट एंड फिगर आप यूज़ कर सकते हैं। बस आप सुनिए ध्यान से और साल भर अच्छे से जो है पूरा इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बताई गई चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा आंसर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले डायरेक्टली हिट करेगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का मांग क्या है। पूछा है आम, तो आम के बारे में लिखना है, इमली के बारे में नहीं लिखना है। और आम बोल रहा है अच्छा फल है, तो अच्छा फल के बारे में लिखना है। ये नहीं बताना है भैया कि आम यहाँ पे पाया जाता है, भारत में इतने तरह के आम होते हैं, वो सब नहीं बताना, आम का बढ़ाई करना। बात समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्टली हिट करें, डिमांड को क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी आप बोलें स्पष्ट बोलें, लैंग्वेज एकदम क्लियर होना चाहिए, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। जो भी एग्जामिनर है उसके पास उतना टाइम नहीं होता, आपको फटाफट वो रिव्यू करता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है हिट करें क्वेश्चन के डिमांड को, और आपका जो भी आंसर हो क्लियर हो, ठीक है, उसमें एम्बिग्विटी नहीं हो, स्पष्टता हो, स्पष्ट हो आंसर आपका, ठीक है, स्पष्ट हो। उसके बाद रेलिवेंट हो, आपका जो टॉपिक पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हो, ज़रूरी हो, और कॉन्टेक्स्ट संदर्भ हो, उसी संदर्भ में लिखा गया हो। ये नहीं कि आप उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख रहे हो। डेप्थ होना चाहिए, सुपरफिशियल ऊपरी ऊपरी बात नहीं करना है, सारगर्भित बात करना है। अलग अलग आपको डायमेंशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब आपको एंगल देना है, ठीक है, ताकि लगे कि क्वेश्चन जो है मल्टीपल डायमेंशन को पूरा करके दिया गया है। आपको जब भी आप UPSC का आंसर लिखें, आप अपने को IAS के रूप में इमेजिन करें। जिस तरह IAS जो भी काम करता है उसका इम्प्लीकेशन अलग अलग क्षेत्र में होता है। जैसे मान लीजिए सेक्शन 144 लगाना है या नहीं लगाना। जैसे नॉर्मल आदमी मान लीजिए कहीं पे कुछ हो गया तो नॉर्मल आदमी बोलेगा अरे धारा 144 लगा दो, लेकिन एक IAS ऑफिसर धारा 144 लगाने से पहले बहुत सारा चीज़ सोचेगा कि भैया अगर हम सेक्शन 144 लगाएंगे तो उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, इकोनॉमिक एंगल उसका क्या होगा, पॉलिटिकल एंगल क्या होगा, सोशल एंगल क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल क्या होगा। तो अब अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है आंसर देना है। समझ में आ रहा है? आपको एक डायरेक्शन में नहीं सोचना है। सोशल सोचे, पॉलिटिकल सोचे, इकोनॉमिक सोचे, एडमिनिस्ट्रेटिव सोचे, इन्वायरमेंटल एंगल सोचे, सिक्योरिटी का एंगल सोचे, इंटरनेशनल रिलेशंस का एंगल सोचे, सब चीज़ आपको सोच समझ के लिखना है, ठीक है। तो ये मैं सब आपको बताऊंगा, बस अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो भी आप बताएंगे दोस्तों उसको फैक्ट एंड फिगर से उसको सब्सटेंशिएट करना है। कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं बताना है, जो भी बताएंगे आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे, डेटा फैक्ट फिगर से सब्सटेंशिएट करने के साथ, ठीक है। इसके लिए आप यूनाइटेड नेशन NSO जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का रिपोर्ट कर सकते हैं, IPCC का दोस्तों रिपोर्ट
कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो ध्यान आपको रखना है कि आपका जो आंसर हो उसमें एक स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्लो होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा कुछ भी चीज़, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से पूछा, ठीक है, कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ये वो, तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। ये अब जो एक डेटा से बताएगा, डेटा से कि हाँ भारत में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपका ये NSO जो है ये रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि कारण क्या है, काउजेज, व्हाट आर द काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्या इसके कारण है। ठीक है, अगर कारण आप बताएंगे तो उसका आपको सॉल्यूशन भी बताना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आप 2-3 लाइन में बता देंगे। फिर आप कंक्लूजन बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी के डेट में सबसे जो है गंभीर समस्या बन के उभरा है, और भारत अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्या लाभांश को अगर रिप करना चाहता है, फ़ायदा उठाना चाहता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हम $5 ट्रिलियन इकनॉमी को कर सकते हैं। तो ये एक जो है फ्लो आपका होना चाहिए। तो जब भी आप स्ट्रक्चर लिखेंगे किसी क्वेश्चन का, स्टेटमेंट आंसर का, तो आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें एक आपका फ्लो होना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आप डायरेक्टली बॉडी में नहीं लिखने लगेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन जब होगा तो उसी से बॉडी आपका लिंक होगा। जैसे आप अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है, तो कारण जो लिखेंगे बॉडी में। बॉडी जो होता है किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी आंसर का जो है मेन पार्ट होता है जो आपसे पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए और उसके बाद एक आपका कंक्लूजन लिखना चाहिए। कंक्लूजन होता है दोस्तों निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष कैसा होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसा होगा, तो इंट्रोडक्शन होगा डायरेक्टली आपका क्वेश्चन का डिमांड को फुलफिल करेगा, क्वेश्चन किस बारे में है वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा के साथ शुरू करिए। आप अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होता है उसको आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, वो इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका इंट्रोडक्शन आपको लिखना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो मैं ये सब आपको बताऊंगा। ठीक है, कि अच्छा इंट्रोडक्शन किसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी में जब आएंगे तो बॉडी जो होता है वो क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है। ठीक है, जैसे बोल रहा है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है उसका आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और किस किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, अलग अलग डायमेंशन में आपको इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर? और उसमें डेटा वेटा के साथ आपको अच्छे से लिखेंगे। उसका जो कंक्लूजन होता है वो निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष जो होना चाहिए वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक मतलब एक सॉल्यूशन के रूप में आपको निष्कर्ष लिखना चाहिए जो ये बताए कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भारत के लिए गंभीर समस्या है और क्यों इसको दूर करने की ज़रूरत है और किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए कंक्लूजन आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो ये जो है, और आपको ये ध्यान देना है स्ट्रक्चर में ही कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो उसी से आपका बॉडी लिंक हो और बॉडी से ही कंक्लूजन लिंक हो, तीनों आपस में लिंक होना चाहिए, तभी जो है एक अच्छा आंसर माना जाएगा। क्लियर है? तो अच्छा आंसर क्या होता है, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि डायरेक्टली जो है क्वेश्चन के डिमांड को हिट करे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर लिखना है। इसीलिए दोस्तों अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होता है तो आपका आंसर भी चेंज होगा। ठीक है, आप एक आंसर को एक मॉडल आंसर के रूप में सभी क्वेश्चन का सेट नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट का ही अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी और गरीबी बेरोजगारी में क्या डिफरेंस है, इसको जो है डेटा के साथ लिखिए, तो आप इसका आंसर डिफरेंट होगा। लेकिन अगर बोल रहा है कि भारत में जो है हाल ही में हमें देखा गया है कि ग्रोथ तो हुआ है, GDP बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी को डिमांड में फुलफिल करते हुए हमारा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। क्लियर? उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वो दोस्तों रिलेवेंट होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आपका होना चाहिए अच्छे से, डेप्थ होना चाहिए, जो भी बोले उसका मल्टीपल डायमेंशन आप देंगे, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब। ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोण आना चाहिए, फैक्ट एंड फिगर के साथ जो भी आप बोलें उसको सब्सटेंशिएट कीजिए। इसके लिए अलग अलग आप रिपोर्ट ये का यूज कर सकते हैं। और आपके लास्ट आप क्वेश्चन में स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको ध्यान में रख के आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसी से लिंक आपका बॉडी होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन का मेन डिमांड है उसको आप फुलफिल करेंगे। और लास्ट कंक्लूजन जो होगा वो आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्य में जो भी सॉल्यूशंस हैं उसको ध्यान में रखते होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन का पूरा जो है निष्कर्ष आपको उसमें कंक्लूजन में दिखे। क्लियर? और एक लॉजिक फ्लो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है दोस्तों बढ़िया आंसर। अगर ऐसा आप लिखेंगे तो आपको नंबर अधिक आएगा, 400 नंबर आसानी से आपका GS में आप 1000 में ले आएंगे। ठीक है? अच्छा, बेकार आंसर क्या होता है? बेकार मतलब बैड आंसर, जो आपको नहीं लिखना है, ये भी जानना जरूरी है। तो जिस तरह से अच्छा आंसर डायरेक्टली हिट करता है क्वेश्चन के डिमांड को, तो बेकार आंसर क्या करेगा, बीटिंग अराउंड द बुश रहेगा।
ठीक है। बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, ठीक है, घुमा फिरा के, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग करते थे ना, घुमा फिरा के बात। जैसे किसी को बोलना रहता है कि जैसे आपने किसी से पूछा कि आज स्कूल जाओगे, तो आपका दोस्त बोल रहा है आज मैंने सुबह उठा, ठीक है, 5 बजे, उसके बाद मैंने जो है नाश्ता मॉर्निंग वॉक पे किया, फिर मैं नाश्ता किया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि तबीयत ख़राब है तो अब मैं नहीं जा पाऊँगा। आपने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि आप स्कूल जाओगे या नहीं, तो उसका आंसर यस होना चाहिए या नो होना चाहिए, हाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सब जो आपने कहानी बताया है इसी को बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। तो ये यूपीएससी में आपका काम नहीं आएगा। आपका यूनिवर्सिटी में आपने अच्छे नंबर से पास कर लिया, इधर उधर की बातें लिख दी, पेज भर दिए, बीता से वहाँ पे नाप के नंबर देता था, जो भी होता था वो आप छोड़िए। यूपीएससी में याद रखिएगा आपको जो है क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अगर इधर उधर की बात करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा कितना, 0, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बेकार आंसर वो होता है जिसमें हवाबाजी होता है। हवाबाजी समझते हैं, बस बोलते रहना, ना उसमें फैक्ट देना, ना डेटा देना, ना रिपोर्ट देना, बस बोलते रहना कि जैसे कि मणिपुर में हिंसा हो रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रहा है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है गरीबों का नहीं देखती है। तो ये सब होता है हवाबाजी। आप जो भी बोलें भैया, जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुसार लिखें, उसको फैक्ट के अनुसार, फिगर के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार कोट करें। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है तो उसको कोट करें, कोई कमेटी है तो उसको कोट करें। तो ये सब आपको ध्यान में रख के आंसर देना, आपको हवाबाजी वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। बेकार आंसर होता है जिसमें वो होता है जिसमें आम के बारे में अगर पूछा गया है और आम का कुछ स्पेशल चीज़ पूछा गया है, तो लेकिन आप लिख रहे हो इमली के बारे में, ठीक है, या आम के बारे में ही लिख रहे हो लेकिन आम का दूसरा पक्ष के बारे में लिख दे रहे हो। जैसे आपसे पूछा है कि आम जो है प्रेजेंट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए यार आम जो है एक मतलब नेचुरल फल है, ठीक है, ये आपको विटामिन ए देता है, ठीक है, विटामिन सी देता है, ठीक है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है बॉडी में, ठीक है, वाटर का जो कमी होता है उसको दूर करता है, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि भारत में आम जो है तो ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, ठीक है, गर्मी के मौसम में मिलता है, भारत में इतने तरह के आम पाए जाते हैं, ये ठीक है, आम के परिप्रेक्ष्य में ये सब सारे चीज़ ठीक है, लेकिन क्या जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उससे ये रेलिवेंट है? नहीं है, ठीक है। तो आम पूछा है, जिस आम का जिसके बारे में पूछा है उसी के बारे में आपको लिखना है, उल्टा पुल्टा बकवास चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। आपको इमली के बारे में भी नहीं लिखना है और आपको आम का दूसरा पक्ष के बारे में भी नहीं लिखना है, जो पूछा गया बस उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। क्लियर? ये सारा चीज़ मैं आपको धीरे धीरे आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। बस अब जो बेकार आंसर होता है वो क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। बोलते हैं ना कान जो है हमेशा सीधा पकड़ना चाहिए, तो क्या होता है घुमा फिरा के आपको बोलना यही है, लेकिन आप घुमा फिरा के इधर बोल रहे हो। उतना एग्जामिनर के पास जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसके पास उतना पढ़ने के लिए दोस्तों समय नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी बोलें एकदम डायरेक्टली जो है बुल का जो आई होता है ना उसको हिट करेंगे। बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है, इधर उधर नहीं करना है, क्लियर। हवाबाजी भी नहीं करना है कि अपने इमोशंस को साइड में रख के फैक्ट फिगर डेटा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सबको ध्यान में रख के बात करना है, ठीक है। उल्टा पुल्टा बात नहीं करना है, बकवास, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आम का ही बात करना है, आम का जो पूछा है उसी के बारे में बात करना है। इमली के बारे में लिखेंगे तो इमली जिस तरह आपको खट्टा करके माइंड ख़राब कर देता है ना, उसी तरह एग्जाम में जब नंबर आएगा ना इमली लिखने पे तो आपका दिमाग ख़राब होगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक्सेसिव डेटा भी नहीं देना है, ये नहीं खाली डेटा ही डेटा भरते जा रहे हैं ना। आपका जो भी आंसर होगा उसमें एनालिसिस होना चाहिए दोस्तों, उसमें क्या होना चाहिए, अलग अलग डायमेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही डायमेंशन को पकड़ के जो है लिख दिए, ठीक है। अलग अलग डायमेंशन दे, सोशल दे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, सभी चीज़ को अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपका जो आंसर होना चाहिए वो सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। सुपरफिशियल का मतलब बस ऊपर ऊपर की बातें आप ना करें, आप उसका पूरा डेप्थ में भी आपको बात करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो अच्छा आंसर होता है उसका जस्ट अपोजिट आपको जो है बेकार आंसर है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये अच्छा आंसर और बेकार आंसर में जो डिफरेंस है वो आपको जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। मुझे पता है कि अभी जो है बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग नहीं कर रहे होंगे और किए भी होंगे तो उसमें कुछ कमियां रही होगी, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, मैं आपको जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। क्योंकि चूँकि मैंने मेंस वेंस लिखा है तो और नंबर मेरे भी ठीक ठाक आए हैं तो मैं आपको अच्छा से गाइड करने के लिए जो है सक्षम हूँ, ठीक है। बस आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है और बढ़िया से दोस्तों पढ़ाई करना है, क्लियर। तो चलिए दोस्तों, एक जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है उसको जो है एक क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करते हैं और फिर कल से हम लोग जो है डेली 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
जो भी बताया गया आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए क्वेश्चन है, द टीचिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सीन इन सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, बोल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सीख है, जो टीचिंग है, अभी भी भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें पकड़ना है कि क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहले पता चल रहा है कि यार क्वेश्चन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। ठीक है, और बोल रहा है कि पूरा नहीं लिखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय कैसे हुआ, वो सब नहीं लिखना है। हमें बता रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने जो भी बताया है, जो भी उससे सीख है, जो भी हमको सीखने को चीज़ मिलता है, उसको भारत में देखा जा सकता है। और भारत में ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों में, भारत में भी किस चीज़ में, भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। तो जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी टीचिंग है, जो भी सीख है, उसको हम देख सकते हैं कहाँ पे, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। तो हमें पता चल रहा है भैया कि हमें बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सीख है, जो टीचिंग है, उसको बताना है कि प्रेजेंट में भारत का जो सोशियो, ठीक है, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, अगर हम ये बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी यूजफुलनेस है, जो भी सीख है, वो किस तरह से प्रेजेंट में भारत में सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फील्ड में अभी भी देखा जा सकता है, तो मेरा आंसर जो है पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं कि रेलिवेंस या क्लैरिटी। जो भी आप बताओ कि क्वेश्चन को डायरेक्ट आप हिट करोगे, यार क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आप इसको में आपको ये नहीं लिखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ था। ठीक है, वो सब चीज़ सही है, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर फिट होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अच्छा आंसर कैसा होगा? तो अच्छा आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन डायरेक्टली आप क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। तो हमें यहाँ बोल रहा है यार कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसको हम भारत के इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अभी भी रेलिवेंट है। तो हम ये बता सकते हैं क्वेश्चन में कि आंसर में हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि यार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन है। ठीक है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो भारत में। अब आपको ये याद भी होगा कि 2500 से लेकर 1900 BC में इसका टाइम पीरियड था। फिर भी इतना प्राचीन होने के बावजूद भी इसका प्रभाव जो है, जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं भारत में। ठीक है, भारत में। और कहाँ पे भारत में? भारत के नॉर्थ वेस्ट में हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कैन बी ट्रेस्ड, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं 2500 से 1900 BC तक। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि यार ये जो था एक अर्बन सिविलाइजेशन था, एक शहरी जो है सभ्यता थी। ठीक है, जिसका प्रभाव, जिसका इन्फ्लुएंस जो है, ठीक है, हम अभी भी भारत के इकोनॉमी में और सोशियो कल्चरल में देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इंट्रोडक्शन जो भी हमने डायरेक्ट हिट कर दिया कि यार इंडस सिविलाइजेशन भले प्राचीन तो है, लेकिन इसका जो हम इन्फ्लुएंस जो है सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फील्ड में देख सकते हैं, और ये एक शहरी था। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा। समझ में आ रहा है आपको? आप लिख लेंगे इंट्रोडक्शन कि इंडस सिविलाइजेशन इतना प्राचीन 2500 से 1900 BC में हुआ था, शहरी था, और इतना होने के बावजूद भी इसका जो है प्रभाव हम सोशियो कल्चरल में और इकोनॉमिक फील्ड में हम देख सकते हैं। आप समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। आप चाहे तो दोस्तों मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, मैप आप दिखा सकते हैं। आपको पता है कि भारत का जो उत्तर पश्चिम पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट था, वहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन यहाँ पे था, और कुछ पाकिस्तान का भी अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको था। तो ये आप कुछ मैप के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जैसे धोलावीरा, यहाँ पे लोथल था, कालीबंगन था, ठीक है, राजस्थान में धोलावीरा हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो है इंडस सिविलाइजेशन का टाइप है। आप डायरेक्ट जो है आपने बता दिया यार इंट्रोडक्शन में कि रेलिवेंट है। आप मैंने बताया था आपको लिखना है बॉडी, तो आपको बॉडी लिख के अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं? बॉडी में लिखते हैं कि क्वेश्चन का मेन अब उसको एनालिसिस दो कि हाँ रेलिवेंट है। आपने बता दिया कि सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट प्रभाव दिखा जाता है, लेकिन किस तरह से देख सकते हैं हम लोग, है ना? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टीचिंग है उसको हम देख सकते हैं सोशियो कल्चरल में। तो हमारा 2 पॉइंट होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सोशियो कल्चरल में भारत को कैसे दिखाता है, और भारत का इकोनॉमिक, आर्थिक पहलू को वो कैसे दिखाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि टीचिंग ऑफ
टीचिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सोशियो कल्चरल फील्ड। सोशियो कल्चरल अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम लिख देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव भारत के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, तो आप याद कीजिए, आप सभी लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एनसीईआरटी में पढ़ाए होंगे अच्छे से, है ना। आर्य शर्मा का जो किताब है मैंने पढ़ाया भी आपको। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आपको जानना है यार कल्चर। आप याद रखिएगा कि मेंस में जो है जो भी बच्चे दोस्तों साल भर जो है अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको कंटेंट का कोई कमी नहीं होगा, वो आसानी से उसके पास कंटेंट है। लेकिन उस कंटेंट का यूज करके किस तरह से आप जो है अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ये जो है कलाकारी आपको सीखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास पनीर भी है, ठीक है, कच्चा पनीर है, आपके पास प्याज भी है, आपके पास मसाला भी है, ठीक है, और आपके पास मटर भी है, पनीर और आपका तेल वेल जो भी है ये सब है, तो सब चीज़ आपके पास है, ये सारा चीज़। ठीक है, यही यूपीएससी का आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी है, उसका सामाजिक पहलू क्या था, आर्थिक पहलू क्या था, बस आपको उसको लिंक करना है। मान लीजिए सब आपके पास है, फिर भी क्या, अगर जो इसको मटर पनीर बनाने नहीं आएगा, सब्जी वो बना लेगा क्या? नहीं बना पाएगा। अगर आपको मटर पनीर का सब्ज़ी बनाना है तो आपको पता होना चाहिए यार, सबसे पहले हम तेल डालते हैं, उसके बाद उसमें हम लहसुन या प्याज डालेंगे ताकि उसका जो है स्मेल आए, उसके बाद उसमें हल्का सा जो है गरम मसाला तेल में ही डालते हैं आगे उसको भूंज के। ठीक है, प्याज उसका ब्राउन होता है, उसके बाद हम उसको पनीर को पहले से तल के रखते हैं, उसके बाद हम उसमें पनीर डालते हैं, फिर मटर को फ्राई करके फिर उसमें डालते हैं, फिर उसके बाद ग्रेवी बनाते हैं। ठीक है, फिर पानी वानी डाल के उतारते हैं, ऐसे मटर पनीर बनता है। लेकिन मान लीजिए जिसको बनाने नहीं आएगा, मान लो वो पहले पनीर ही डाल दिया, उसको तेल में फ्राई कर दिया और उसको पानी में नहीं डाला, तो क्या होगा, जो पनीर होगा वो बहुत क्या होगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मटर पनीर बनाना है तो आपको पूरा जो है इंग्रेडिएंट भी पता होना चाहिए और प्लस कैसे बनता है वो भी होना चाहिए। उसी तरह आपको आंसर राइटिंग करना है तो आपके पास कंटेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट को कैसे यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं अभी आपको वही सिखा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले सोशियो कल्चरल में कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का यूज है, तो आप याद कीजिए दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जो है रिलीजन उस समय था, आपको पता है। तो सोशियो कल्चर में क्या आता है, रिलीजन आता है, धर्म आता है। तो देखिए अभी भी शिवलिंग का पूजा होता है ना, और आपको पता है कि उस समय भी जो है पशुपतिशील और शिव का पूजा किया जाता था। तो आपको देख रहे हैं कि पहले जो भी हम लोग पूजा करते थे सील का, पशुपति का सील मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, तो अभी भी जो है हमें शिवलिंग का पूजा किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अभी भी रेलिवेंट है। दूसरा आप यूज कर सकते हैं दोस्तों कि सिंबल का यूज होता है था, अभी भी देखो हम लोग को जो है स्वास्तिक का मिला है। आपको पता है कि स्वास्तिक जो सिंबल होता है ऐसे होता है ना, स्वास्तिक होता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कलिबंगन में हमें स्वास्तिक का सिंबल मिला है। और अभी भी देखिए हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं दीपावली में या कहीं भी, तो हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं। इसका मतलब पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है अभी भी दोस्तों रेलिवेंट है। क्लियर। उसी तरह अगर हम रीति रिवाज की बात करें या धार्मिक अनुष्ठान की बात करें, तो अभी भी हमको जो है देखने को दोस्तों मिलता है। ठीक है, जैसे आपको देखिए ग्रेट बाथ मिला है, आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जहाँ पे बड़ा सा पॉन्ड टाइप का मिला है, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, अब बगल में छोटा छोटा रूम मिला है। अभी भी देखिए बहुत सारे मंदिर में, खासकर साउथ इंडिया में, आपको टैंक मिलेगा, वाटर टैंक टेम्पल में। तो अभी भी देखिए धार्मिक अनुष्ठान का में जो ग्रेट बात का है, अभी भी हम लोग कुंभ का जो मेला करते हैं उसमें भी देखिए नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद ही जो है आपका पूजा पाठ करते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन भले इतना साल पुराना है, फिर भी उसका रिलीजन में हमें इन्फ्लुएंस मिलता है। शिवलिंग का पूजा में, स्वास्तिक का सिंबल में, रीति रिवाज में, ग्रेट बात में, कुंभ का मेला होता है उसमें भी। तो ये सारा चीज़ अभी भी रेलिवेंट है, जो भी बताना है। चूँकि हम एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, तो आप जो भी लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ आप उसको बताना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम विचारधारा की बात करें, आइडियोलॉजी का, तो देखिए अभी भी जो है उसमें आपको पता है कि कब्र मिला है ना, हड़प्पा में आपको पता है ना कब्र मिला है। ठीक है, जहाँ पे लोगों को दफना देते थे और उसके साथ उसका जो औजार और ये सब मिला है। इसका मतलब वो लोग जो विश्वास करते थे पुनर्जन्म में, तभी तो उसके साथ दे देते थे ना, उसके कब्र में डाल देते थे। अभी भी आप देखेंगे तो लोगों को दफनाया जाता है ना, क्रिश्चियन में दफनाते हैं, मुस्लिम में दफनाते हैं, सिख में भी शायद दफनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो उस समय का जो आइडियोलॉजी था वो अभी भी जो है रेलिवेंट है। और अभी भी हम लोग पुनर्जन्म हिंदुइज्म की बात करेंगे
हिंदू धर्म का, तो अभी भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो उस समय भी लोग विश्वास करते थे, तभी तो उसके कब्र के साथ उसका जो भी औजार होता था और कुत्ता उत्ता को साथ में ही गाड़ देते थे, ताकि ये विश्वास करते थे कि ये आदमी जो है इसका पुनर्जन्म हो सकता है। क्लियर। तो हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका सामाजिक आर्थिक पहलू क्या क्या था। ठीक है, हमने रिलीजन का बात किया, हमने सिंबल का बात किया, ठीक है, हमने आइडियोलॉजी का बात किया, हमने रिचुअल्स रीति रिवाज का बात किया। तो ये हो गया हमारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन का रेलिवेंट। अब दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है दोस्तों वो है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, भारत का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक रेलिवेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा वो हम लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक पहलू। इकोनॉमिक पहलू, तो उसको करके ऐसे करके हम लोग अंडरलाइन करके ये बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि उस समय हम लोग पॉटरी यूज करते थे। आर्थिक मतलब क्या आता है, इकोनॉमी मतलब क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, इंडस्ट्री आएगा, सेवा क्षेत्र आएगा, है ना। तो एग्रीकल्चर का ही एक कंपोनेंट हमारा जो अभी प्राचीन समय में पॉटरी यूज करते थे, है ना। मिट्टी के मृत भांड ये सब आपको मिला है, आपको पता है हड़प्पा में बहुत सारे मिला है, अलग अलग कलर का यूज करते थे, है ना। उसके बाद इंडस्ट्री भी उस समय थी। तो कैसी इंडस्ट्री थी दोस्तों, आपको पता है कि जो है सील बनाने का इंडस्ट्री था। ठीक है, सील मतलब मोहर बनाने का इंडस्ट्री था। उसके बाद हम लोग जो है मूर्ति बनाते थे, आपको पता है ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल मिला है ना, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला है। तो उस समय का अर्थव्यवस्था जो है था सील बनाता था, ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल मिलता था। उसके लिए आपको पता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो मृत भांड हो या सील हो, मोहर हो या जो है कांसा का बर्तन हो, ये सारा चीज़ जो है उस समय का अर्थव्यवस्था बताता है। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कुछ समय के लोग व्यापार भी करते थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग राजस्थान से जो है लेके आते थे आपका क्या, तांबा लेके आते थे, है ना। हम लोग जो है अफ़गानिस्तान से दोस्तों, अफ़गानिस्तान से टीन लेके आते थे, आपने पढ़ा भी होगा। हम लोग जो मोहर का यूज करते थे, क्यों यूज करते थे, व्यापार का। और अभी भी देखिए, अभी भी जो भारत का जो कोस्टल एरिया है ना, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे आपका सूरत उरत का आसपास का एरिया है। तो अभी भी देखिए धौलवीरा लोथल में अभी भी जो है नाव से व्यापार होता है ना। तो इकोनॉमी में ये है। आप इकोनॉमी में और लिख सकते हैं कि बंदरगाह, पोर्ट लिख सकते हैं। पोर्ट अभी देखिए बहुत सारे इंडिया में मेजर पोर्ट है, सागरमाला परियोजना के तहत जो है पोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो उस समय भी जो धौलावीरा जो है वहाँ पे आपको जो है क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह का साक्ष्य मिला है दोस्तों। ठीक है, फिर इकोनॉमी में आप लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर उस समय के लोग करते थे, है ना। गेहूँ, वीट, बार्ले उपजाते थे। तो अभी भी देखिएगा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति हुआ है वो भारत के पश्चिमी एरिया में हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने चावल और गेहूं पे जो है फोकस किया था। तो जो हड़प्पा के समय में जो चीज़ उगाते थे वहाँ भी अभी भी उगाते हैं। अभी भी देखेंगे जो मोटा कोर्स ग्रेन है, ज्वार, बाजरा, रागी, वो भी आपका भारत के जो राजस्थान में, महाराष्ट्र में उगता है, तो उस समय भी यूज होता था, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट था, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू था, वो किस तरह से प्रेजेंट में रेलिवेंट है, और जो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट था वो किस तरह से प्रेजेंट में दोस्तों रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये आपका बॉडी हो गया। तो आप लोग देखा बॉडी जो भी होगा वो पूरा सारगर्भित है, पूरा कम्प्रिहेंसिव है। ऐसा नहीं है कि एक ही पहलू को मैंने लिख दिया। मैंने उसमें सोशियो कल्चर में रिलीजन का भी यूज़ किया, आइडियोलॉजी का भी यूज़ किया, सिंबल का भी यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद रिचुअल्स का भी यूज किया। इकोनॉमी में हम लोगों ने एग्रीकल्चर को देखा, पॉटरी को देखा, ब्रॉन्ज बनाता था, सील बनाते थे वो देखे। हम लोगों ने जो है पोर्ट के बारे में देखा, हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में देखा, और साथ ही साथ एग्जांपल भी दिया, कालीबंगन, धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ग्रेट बाथ, ठीक है, ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल। तो जब भी आप जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, उसमें एकदम कम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, और पूरा एग्जाम्पल के साथ जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने शुरू किया कि किस तरह से वो अर्बन सिविलाइजेशन था, इतना साल पुराना होने के बावजूद इसका इतना रेलिवेंस था, और किस किस तरह से उसका टीचिंग का रेलिवेंस है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन बॉडी हो गया दोस्तों। अब जो हमारा कंक्लूजन होगा, तो कंक्लूजन मैंने बताया था कि कैसा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना प्राचीन होने के बावजूद भी प्रेजेंट में रेलिवेंट है, और इसका हम लोग जो है स्मार्ट
सिटी मिशन जो है, स्मार्ट सिटी मिशन, जहाँ पे हम लोग सैनिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटेशन ये सब पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग अर्बन प्लानिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत का जो सॉफ्ट पावर है, ठीक है, भारत का जो सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि भारत का जो कल्चर इतना पुराना है, ये भारत का कूटनीति का, डिप्लोमेसी का एक अंग है, ठीक है, जिसको भारत सरकार प्रमोट करता है, ठीक। तो आप लिख सकते हो कि कंक्लूजन में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना प्राचीन होने के बावजूद प्रेजेंट में रेलिवेंट है, और भारत बहुत सारे संस्कृति को, कल्चर को अपने में पिरोए हुआ है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी यूज है, और भारत इसको जो है स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए कर सकता है। जय हिंद। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको जो है कंक्लूजन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, क्वेश्चन का डायरेक्ट जो डिमांड है उसको हिट करते हुए आप रेफरेंस दे देंगे कि हाँ मैंने क्वेश्चन समझ गया, ये पूछा है। बॉडी में जो भी आप समझें उसका अलग अलग आप डायमेंशन देंगे, और कंक्लूजन जो है आपका फ्यूचरिस्टिक होते हुए कि जो भी आप बोल रहे हैं उसका कहाँ कहाँ रेलिवेंट है उसको आप कंक्लूड करेंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो आशा करते हैं कि ये मैंने जो आपको बताया दोस्तों वो आपके लिए यूजफुल होगा, और डेली जो है हम लोग 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। मेरा मकसद है कि बस एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, फिर आप जो है आसानी से क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और हम लोग साल भर प्रैक्टिस करेंगे, आपका तैयारी दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल। दोस्तों लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है पूरा इसको वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि यूट्यूब पे जो आपको क्वालिटी कंटेंट का जो अभाव है वो आपको आसानी से मिल पाए। जो गरीब बच्चे हैं जिनको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है या प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत हो रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो टीचिंग है वो उनके लिए बेनिफिशियल दोस्तों हो पाए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट दें अपना कि किस तरह से आपको ये इनिशिएटिव लगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है।